अगला प्रश्न, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? प्रश्न, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? इसके वेग तथा त्वरण का व्यंजक ज्ञात करो। वेग तथा त्वरण का व्यंजक ज्ञात करो। अथवा यदि किसी सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण, दोनों को आंसर यही लिखना है। अथवा किसी सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण x बराबर cos ओमेगा t हो तो उसके वेग कौन सा बोला मैं? तथा त्वरण का व्यंजक ज्ञात करो। वेग तथा त्वरण का व्यंजक ज्ञात करो। प्रश्न लिख लिया सबने? लिख लिया? समझ में आ रहा? पहले तो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? देखो मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। एक होता आवर्त गति, एक तो कौन सी गति होता है? आवर्त। और एक होता है सरल आवर्त। एक कौन सा होता है? आवर्त गति में क्या होता है? देखो पहले तो बात करेंगे सरल आवर्त। यदि कोई वस्तु सरल आवर्त, सरल आवर्त ठीक है ना? इसमें यदि कोई वस्तु अपने मूल बिंदु के दोनों ओर इसमें गति करती है बच्चों, दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है, तो उसकी इस गति को करती है तो उसकी इस गति को सरल आवर्त कहते हैं। सरल आवर्त गति है। ठीक है बच्चों? अगर ठीक है, यदि कोई वस्तु मूल बिंदु के दोनों ओर उसमें गति करती हो सरल रेखा, तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं? उदाहरण के लिए घड़ी के पेंडुलम की गति, जिसकी घड़ी के पेंडुलम, बच्चा जब झूला झूलता है तो बच्चे के झूले की गति कौन सी? बच्चे के। और यदि अपन यूं नली में पानी भर दे या स्प्रिंग देखी होगी आप, स्प्रिंग से कोई पदार्थ लटका दो ऐसे बाहर, ऐसे स्प्रिंग रहती है और उससे अपन क्या करता है, द्रव्यमान लटका दिया और उसको ऐसे अपन ने क्या कहा, वाइब्रेट करवाया। ये क्या करेगा? नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। तो इसकी गति भी किस गति का होगा? सरल गति के उदाहरण में आ गए बच्चे के झूले की गति, स्प्रिंग में लटके हुए द्रव्यमान की गति, सरल दोलन की गति है। ये सभी किसके उदाहरण है? सरल आवर्त गति के उदाहरण। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न किसने लिखा था? कैसे लिखा? आगे देखिए क्या दिया है तो आगे हाँ कण का विस्थापन दे रखा है। क्या है? क्या किया है? x बराबर cos ओमेगा t। क्या दे रखा है? इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, है ना? x बराबर cos ओमेगा t दे रखा है। क्या निकालना है अपन को? वेग। क्या निकालना है? वेग। किसे कहते हैं वेग? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे v बराबर dx बटा कितना लिखिए? dt
ठीक है। अब थोड़ा ध्यान धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आता जाएगा। यहाँ लिखा v बराबर अब अपन ने d बटा dt और किसका मान रख दिया x का cos ओमेगा t, x का मान कितना cos ओमेगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा वापस अपने मतलब पीछे का ध्यान देना पड़ेगा कि d बटा dx हमने पढ़ा था cos ax बराबर कितना होता है माइनस sin ax इंटू a होता है सर, अरे होता है नहीं होता है, तो यहाँ कितना रहेगा v बराबर माइनस ओमेगा और कितना है sin ओमेगा t। अरे समझ में आया। फिर क्या करेंगे v बराबर माइनस ओमेगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ इधर देखना, माइनस ओमेगा लिख दिया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे समझ में आ रहा, क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे तो वापस आ जाएगा। अब फिर v बराबर माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी, समझना है। अरे मतलब sin स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर की जगह के cos का मान कितना है v बराबर माइनस ओमेगा समीकरण 1 से 1 माइनस कितना क्या x स्क्वायर, तो ये किसका सूत्र आ गया सरल आवर्त गति, ये गए सरल आवर्त गति का समीकरण, क्या लिखेंगे ये गए सरल आवर्त गति के वेग का समीकरण, दी गई सरल आवर्त गति के किसका समीकरण है वेग का समीकरण हो गया। अरे समझ में आ गया। अब इसको क्या निकालना है त्वरण, क्या निकालना है त्वरण, तो बच्चों इधर देखो, इसको यहाँ से मिटा देना। अब इधर देखना आपको त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। अब इसके त्वरण को थोड़ा अल्फा से लिखिए, क्या लिखेंगे अल्फा। आपने कहा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, इसको कहते हैं तो वेग परिवर्तन मतलब बराबर कितना आएगा dv बटे कितना dt, है नहीं। अब अल्फा बराबर इधर देखना d बटा dt। अब अल्फा का मान आपने निकाला, d का मान निकाला तो दिया आएगा आपके पास कितना माइनस ओमेगा और कितना आया बच्चों sin ओमेगा t आएंगे। तो अल्फा बराबर कितना माइनस ओमेगा तो बाहर आ जाएगा d बटा dt और कितना लिख दिया हमने sin ओमेगा t। अरे समझ में आया sin ओमेगा t सबको समझ में आएगा। फिर जस्ट इसके पीछे वापस अवकलन करेंगे अपन d by dx और sin ax, तो अपन इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आता है a और cos ax, ठीक है। तो अब इस मान को यहाँ रख देंगे तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा इन द ब्रैकेट ओमेगा और कितना रहेगा cos ओमेगा t, तो अल्फा बराबर कितना गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये कितना गया cos ओमेगा t, तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखा आपने आप देखो cos ओमेगा t का मान समीकरण एक से कितना है x, अरे एक नहीं है, अर्थात जो त्वरण होता है वो किसके समानुपाती होता है उसके विस्थापन के समानुपाती, किसके समानुपाती होता है ना, त्वरण किसके समानुपाती होता है, अर्थात यही किसका समीकरण है अपना सरल आवर्त गति के त्वरण का व्यंजक। ठीक है, उधर से नहीं दिखता हूँ तो इधर बैठ जाए, तुमको इधर बैठ जाए, उधर को बोल देंगे तो इधर आ जाए, यहाँ से आपको अगर कोई इशू हो तो इधर आ जाना। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या प्रश्न है अपना, अगला इसी में इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन, इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है कि सरल दोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करो। क्या प्रश्न है, जो आपका लघु श्री प्रश्न 3-3 अंक वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। 3 अंक में मैंने अभी एक प्रश्न करवा दिया है, अब ये दूसरा देखिए आप जो अभी प्रश्न में है उसका, किसका कौन सा करना आपको सरल दोलक के
आवर्त काल का सूत्र इसका बच्चों सरल लोलक की है ना आवर्त काल तुमने सरल लोलक का प्रैक्टिकल किया है सबने किया है ना सबने किया है तो आपने सरल लोलक देखा है ना सबने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि सरल लोलक का आवर्त काल कैसे निकालेंगे। हमने क्या किया था उसको इसे दृढ़ आधार से बांधा था किससे बांधा हमने सरल लोलक को अपने दृढ़ आधार से बांध दिए तो दृढ़ आधार से बांधने के लिए ऐसे ही था ना फिर हमने उसको दोलन करवाया तो दोलन का तो मान लीजिए वो यहाँ गया चला गया ऐसे गया था हम इधर नहीं आ रहे उधर ही जा रहे अभी तक हमको तो उसके आवर्त काल का व्यंजक निकालना ये जो है बच्चों ये क्या है इसका कोण है ठीक है ये इसकी कौन सी स्थिति ए ये अपने इसको एस से बांध रखा था जब वो हुक लगा रखा ना वो कहाँ है एस अब ये ऐसे जाएगा इधर ये जो विस्थापन हुआ है कितना होगा ये इसकी लंबाई कितनी मानी एल थी ना जब ये ऐसे नीचे लटकाते हैं और दोलन कराते हैं तो इसमें ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं तनाव टी टेंशन क्या बोलते हैं तनाव। अब इसका जो भार होगा ऐसे वो इस दिशा में होगा ठीक है ना इस दिशा में नीचे की ओर एम जी एम तो उसका द्रव्यमान और जी कौन सा है गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको अपन दो घटकों में विभाजित करते हैं एक घटक इधर बनता है उसका नाम होता है एम जी कॉस थीटा कितना होता है और इस डायरेक्शन में जो होता है उसको बोलते हैं एम जी साइन थीटा क्या है वो ये दोनों कोण में बन जाएंगे थीटा ठीक है ना है बना सरल लोलक बन गया। अब क्या लिखेंगे इसका माना क्या माना अपने एम द्रव्यमान कितने द्रव्यमान था एम द्रव्यमान ये गोलक को दृढ़ आधार कौन से आधार दृढ़ आधार से लटकाकर क्या करवाई जाए कौन सी गति करेगा सरल आवर्त गति करेगा कौन सी गति सरल आवर्त गति चलो आवर्त गति कराई जाए तो इस पर निम्नलिखित दो बल कार्य करें निम्नलिखित दो बल कार्य करें दो बल कार्य करते हैं कौन कौन से बच्चों है कौन कौन से बल है नंबर एक तनाव बल कौन सा है तनाव बल P इधर की ओर ऊपर की ओर है कि नहीं तो लिखेंगे ऊपर की ओर। एक और कौन सा है बच्चों दूसरा है गोलक का द्रव्यमान या गोलक का भार mg नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर समझ में आया अरे समझ में आ गया देखो इस पर दो बल कार्य करते हैं एक तो तनाव बल T ऊपर की ओर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और एक गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब यहाँ लिखेंगे mg को इसको बच्चों दो घटकों में कितने घटकों में दो घटकों में विभाजित किया जाता है घटकों में वियोजित किया जाता है वियोजित किया जाता है
कौन कौन से दो घटक? नंबर 1, नंबर 1 कौन सा? mg cos थीटा। दूसरा कौन सा है? mg sin थीटा। ये कहां से आते हैं, समझ में आते हैं ना? mg cos थीटा और mg sin थीटा, यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा। अगर अपन देखेंगे तो ऐसे त्रिभुज बनेगा। एक तो ऐसे, ये अपना एक ऐसे, और हमने इधर लिखा रखा है mg। यहाँ कोण कितना है? थीटा। अब इधर जो है, अगर अपन इसकी बात करें तो इसका मान तो mg ही सही, इसको a को a भी दे दो उदाहरण के लिए। तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। अरे लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन सा होगा? थीटा के सामने वाली भुजा, तो AB तो लंब हो गया। कर्ण कौन सा होगा? OB। अब AB का मान OB sin थीटा। तो देखो OB कितना है? mg, और कितना आएगा? sin थीटा। तो मतलब ये है कि इस दिशा में जो भी बल लगेगा उसको अपन क्या कहेंगे? mg sin थीटा। इस दिशा में वापस लाने के लिए जो भी बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? mg sin थीटा। अगर अपन इसको अपन फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसी त्रिभुज को लेंगे और यहाँ आधार बटे कर्ण कर देते हैं। क्या कर देंगे? आधार। अब आधार कौन सा होगा? OA। आपको ये नहीं कि जो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो कितनी बार बता चुका हूँ, बताया ना? जैसे अपन समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये जो थीटा या न्यूनकोण है, इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। आधार कौन सा होता है? थीटा के साथ लगी हुई भुजा। अब थीटा यहाँ है तो ये कौन सा आपका आधार, और ये कौन सा आपका कर्ण। तो इधर जो भी बल लगेगा उसका मान होगा mg cos थीटा। कितना होगा? ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। अब अपने पास दो घटकों में हमने इसको विजुअलाइज कर लिया है। अब इन दोनों घटकों का रिजोल्यूशन लिखना, मतलब इनका समाधान लिखना है कि mg cos थीटा किससे संतुलित हो रहा है और mg sin थीटा किससे संतुलित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे mg cos थीटा, नीचे लिखेंगे कि mg cos थीटा भागे में तनाव, भागे के तनाव बल द्वारा संतुलित हो जाता है। तनाव बल द्वारा क्या होता है? संतुलित होता है। ठीक है कि नहीं? तथा mg sin थीटा कौन सा बच्चों? गोलक को किसकी ओर लाएगा? वापस, जैसे इधर गया, यहाँ गया था सरल गोलक, वापस भी तो आएगा। किसके कारण आ रहा? mg sin थीटा के कारण। किसके कारण? mg sin थीटा, है ना? तो किसके कारण? mg sin थीटा गोलक के मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर लाने का प्रयास करता है, जिसे क्या करते हैं? जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? जिसे प्रत्यानयन बल। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात 1 बराबर माइनस mg sin थीटा। अब तुम पूछोगे सर माइनस क्यों आया? ये माइनस ये बता रहा है इसकी दिशा सदैव केंद्र, जैसे दूर जाएगा ये वापस लाएगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है ना? अब इसको समीकरण नंबर 1 बोल दें। अब देखिए बच्चों, यदि थीटा का मान छोटा हो, थीटा का मान कैसा हो? हमने सावधानी लिखी थी, क्या क्या सावधानी लिखी थी कि दोलन का आयाम 4 डिग्री से कितना होना चाहिए? कितना? दोलन का आयाम कितना हो? जो दोलन अपन दूर नहीं करना चाहिए, बहुत कम दोलन करना चाहिए, तो अपना जी सही आएगा। तो वहाँ 4 डिग्री, थीटा का मान 4 डिग्री है, कम है। थीटा का मान छोटा हो तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? लगभग थीटा के बराबर। मतलब अपन वहाँ साइन वाइन खत्म कर देते हैं। तो 1 बराबर कितना आ गया अपने पास? माइनस mg थीटा। इसको समीकरण कौन सी कहते हैं? ठीक है ना? अब आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा था, कोण बराबर कितना होता है? 4/3। कोण बराबर, तो देखो हमने पढ़ा है कोण बराबर 4/त्रिज्या। अब कोण देखिए, कोण थीटा है, ऊपर देखो कोण थीटा है, तो त्रिज्या कितनी होगी?
बोलो y चाप सॉरी चाप त्रिज्या कितना होगी y l। अरे यहाँ से आ गया त्रिज्या, ये चाप ये हाँ आ गया ना, तो थीटा का मान किस पर रख दें? समीकरण 1 में रखें। समीकरण किसमें बच्चों? 1 में रखेंगे तो कितना रहेगा? y बराबर सॉरी a बराबर कितना है? माइनस एम जी y बटे, इसको समीकरण कौन सी कहते हैं? 3। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हो, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। हो गया है? सर इसमें थीटा का मान रखा तो साइन का भी मैंने बोल दिया ऊपर साइन थीटा का मान कैसा है? छोटा। तो अपन उसमें उस कंडीशन में साइन को क्या करते थे? मानते हैं कि साइन कॉस कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ये बात अपने पहले उसमें प्रैक्टिकल में जो सावधानी लिखी तब भी कहा था कि उसका आयाम कितने डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब आगे लिखेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम। क्या है न्यूटन की गति का दूसरा नियम? F बराबर m है। तो यहाँ पर अपने a त्वरण को अपने ये जो त्वरण है इसको अल्फा मान रखा है, तो F बराबर कितना है? m इंटू अल्फा। इसको समीकरण कौन सी कहते हैं? 4। अब 3 व 4 से समीकरण किस से बच्चों? 3 व 4 से 3 व 4 से। देखिए क्या है 3 और 4, यहाँ लिखिए m अल्फा बराबर माइनस एम जी वाई बटा L तो एम से M तो अल्फा बराबर कितना? माइनस जी वाई जी वाई बटा L एल। इसको समीकरण नंबर 5 दे दें। समीकरण कौन सी? 5। अब आगे देखिए, अभी हाल मैंने पढ़ाया था आपको सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है उसका मान माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बताया था, जहाँ एक्स विस्थापन था, बताया सही है? यहाँ लिखिए सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में गति के त्वरण का समीकरण क्या बताया था अभी हाल मैंने आपको कि अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ विस्थापन y तो y मान ले, क्योंकि विस्थापन y विस्थापन y मान ले, कोई डिग्री विस्थापन को x से भी लिख दे तो भी बात है, y से, क्योंकि अपना नोटेशन अभी यहाँ y चल रहा है, वहाँ x था तो x। इसको समीकरण 6 में ले। अब समीकरण 5 व 6 से, समीकरण किस से? 5 व 6 से। इधर देखना बच्चों, यहाँ है अपने पास माइनस जी वाई बटा एल बराबर, ऐसा लिखो सॉरी इसको ऐसा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर माइनस जी वाई बटा एल, वाई से और माइनस से। अब ओमेगा बराबर कितना है बच्चों? अंडर रूट ऑफ जी बटा एल आया। अब इधर देखना थोड़ा सा देखिए यहाँ ओमेगा क्या है? हाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ जी बटा एल आ गया। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। क्या है? इसे कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन की दर। छोटे छोटे प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में, किसको कहते हैं? अब आप ओमेगा को कहेंगे तो कोणीय विस्थापन याद रखने का तरीका भी बहुत अच्छा है, थीटा बटा टी लिख लो। दर लिखना मतलब टी लिखना है ना? समझ में आ रहा? अब मान लीजिए ये सरल रोलक जो है एक पूरा चक्कर लगाने से तो कितने कोण से घूमा? 2 पाई। अरे भाई जैसे मान लीजिए सरल रोलक ऐसा पूरा ये गोल घूम गया, तो गोल कितने कोण से घूमा? 360 घुमा। तो 360 का कोण कितना लिखें? 2 पाई। और एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता? आवर्तकाल। किसी भी कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय उसका क्या कहलाता? और 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या उसकी आवृत्ति। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझो।
आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। जैसे आप अपने गांव में मोटर देखते हैं, गांव वाले पूछते हैं कितने आरपीएम की। आरपीएम मतलब होता है राउंड प्रति मिनट। क्या बताओ? 1 मिनट में कितने राउंड लगा रही, कितने राउंड लगा उतना पानी अच्छा है ना। आरपीएम बोलते हैं, कितने आरपीएम की तेरी मोटर, तो बोलता 500, 700, 900, 1100 ऐसे बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जब बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। और आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक चक्कर लगाने में लगा समय। इसमें एक चक्कर लगाने। तो ओमेगा का मान कितना हो गया? 2 पाई अपॉन टी। इधर देखना बच्चों, 2 पाई बटा टी बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ जी बटा एस। हमको क्या निकालना? टी का मान निकालना आवर्तकाल का। इसको इधर लाइन देखो, 2 पाई इधर लाइन तो उल्टा हो जाएगा, एल बटा जी, और इसको उधर ले जाए तो टी, या टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बटा जी। ये यहाँ से आता है आवर्तकाल का। अब इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आपने मैंने पढ़ाया था, किस पर करता है? अरे सरल लोगों के आवर्तकाल का मान 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय पर। बहुत बढ़िया। एक तो किस पर? प्रभावकारी। इसमें लिखा था प्रभावकारी लंबाई के समानुपाती होता है गुरुत्वीकरण के वर्गमूल के युग्मानुपाती। ठीक है, हो गया ये सवाल। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न था, लिखे सभी शब्द हल कर लिया या नहीं करा अभी तक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराया है। अगर आप अच्छे से हल करोगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में कहीं कहीं तो पूछ ही लेंगे इसको। अगला देखिए, अगला प्रश्न मिटा दो। देखिए अगला है 2.5, क्या लिखा है? 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का, ये सवाल है, किलोग्राम द्रव्यमान का 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का, द्रव्यमान की 20 मीटर लंबी गोली, द्रव्यमान की 20 मीटर, 20 से कितनी लिखूंगा? हाँ 20 मीटर, कितनी है? मीटर लंबी डोरी है ना। अगर सवाल आ जाए यही आ जाए तो सिर्फ कर देना है ना। में 200 न्यूटन का तनाव बल, 200 न्यूटन का तनाव है, 200 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का क्या है बच्चों? तनाव है। फिर क्या करना? तो डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल ज्ञात करो। डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल ज्ञात करो। अब दिया है, इधर देखना बच्चों, क्या दिया है आपको? एक एक चीज दिया है। क्या दिया है? ये बराबर 2.5 kg, ठीक है ना। एल बराबर कितना है? 20 मीटर, और टी बराबर कितना है? 200 न्यूटन, ठीक है। अब इसकी चाल का सूत्र होता है V बराबर दूरी में, किसका सूत्र निकालना है? दूरी में, हाँ, अनुप्रस्थ तरंगों की चाल, अनुप्रस्थ तरंगों की चाल, तरंगों की चाल V बराबर अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम। कितना बोला? V बराबर अंडर रूट ऑफ टी का मान बोलो। टी का मान कितना है? 200। एम का मान कितना है? 2.5। 10 किलो हटा देंगे तो 25 चौक 25 8 200 80। तो V बराबर कितना है? अंडर रूट ऑफ 80
v बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 16 गुणित 5 तो 16 का वर्गमूल 4 गुणित 5 और मीटर प्रति ये है समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया बोलो जल्दी से। अगर ये सवाल आ जाए तो 100% बिना किसी को कुछ करे इसी को हल करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? कंप्लीट। एक बार टाइम देख लेना क्या होगा। आगे पीरियड लग जाएगा। अब अपने शेष इसमें 3 प्रश्न और बचे हैं, है ना? तो 3 प्रश्न के लिए फिर अपन या तो कल या फिर आज अपन अपना जो पीरियड होगा स्पेशल क्लास में या पीरियड थैंक यू। फिर चालू तो कर दिया।